सुप्रभात, मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय टाइम्स की ओर से। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, जो कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई में सबसे आगे हैं, उन्होंने शुक्रवार को 34 सदस्यीय डब्ल्यूएचओ कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। अधिकारियों ने कहा, जापान से डॉक्टर हिरोकी नकातानी को सफल करने वाले वर्धन ने पेशकश की दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी के कारण जान गंवाने पर उनकी संवेदना। डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के बाद की गई उनकी टिप्पणी में उन्होंने यह भी कहा कि वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने और वर्तमान से निपटने के लिए एक साझा प्रतिक्रिया की आवश्यकता थी। महामारी के कारण संकट भारत के नामिती को कार्यकारी बोर्ड में नियुक्त करने के प्रस्ताव पर 194 राष्ट्र विश्व स्वास्थ्य सभा ने मंगलवार को हस्ताक्षर किए। अगले वर्ष डब्ल्यूएचओ के दक्षिण पूर्व एशिया समूह ने सर्वसम्मति से भारत के नामिती को कार्यकारी बोर्ड के लिए चुनने का फैसला किया था। 3 साल का कार्यकाल मई से शुरू हो रहा है। चेयरमैन का पद क्षेत्रीय समूह के बीच 1 वर्ष के लिए रोटेशन द्वारा रखा गया है और यह पिछले साल तय किया गया था कि भारत का उम्मीदवार कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष होगा। शुक्रवार से शुरू होने वाले पहले वर्ष के लिए फडणवीस, भाजपा ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। 50,000 करोड़ रुपए के पैकेज की मांग की। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अन्य भाजपा नेताओं ने अपने पार्टी कार्यालय के बाहर सरकार जागो की एक प्रदर्शन का मंचन किया, जिसमें राज्य सरकार से असंगठित क्षेत्र के किसानों, मजदूरों और श्रमिकों के लिए 50,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा करने की मांग की गई। फडणवीस ने यहां मीडिया कर्मियों को बताया कि महाराष्ट्र बचाओ अभियान, क्योंकि यह सबसे हिट कोविड-19 राज्य है, यह अभियान सरकार भगाओ आंदोलन सरकार को हटाओ नहीं है, बल्कि सरकार जगाओ आंदोलन सरकार को जगाओ है। तालाबंदी के बीच किसानों की स्थिति के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, किसान संकट में है, खरीफ का मौसम शुरू हो रहा है, फार्मर्स के पास पैसा नहीं है। सरकार को गांवों और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए 50,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। चक्रवात अम्फान, केजरीवाल पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के सीएम को मदद प्रदान करते हैं। शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चक्रवात प्रभावित पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के साथ एकजुटता व्यक्त की और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मदद की पेशकश की। अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान ने पश्चिम बंगाल में कम से कम 77 लोगों की जान ले ली और हजारों बेघर हो गए। उड़ीसा में भी कहर बरपा, कई तटीय जिलों में बिजली और दूरसंचार के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया। केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा, प्रिय ममता औफिक दीदी, दिल्ली के लोगों की ओर से मैं आपके और पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ हमारे पूर्ण समर्थन और एकजुटता का विस्तार करता हूँ। साइक्लोन अम्फन की वजह से विनाश के मद्देनज़र बंगाल, कृपया हमें बताएं कि क्या हम संकट की इस घड़ी में किसी भी तरह से मदद कर सकते हैं। एक अन्य ट्वीट में केजरीवाल ने उड़ीसा के साथ एकजुटता भी दिखाई और राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को मदद की पेशकश की। ग्रोथ निगेटिव होगी, बैंकों की दरों में 0.40% की कटौती करते हुए आरबीआई ने कहा। आरबीआई ने एक बार फिर से इसे कानों से बजाया, रेपो दर को 40 आधार अंकों की दर से घटाकर 4% कर दिया। इसके अलावा अगस्त तक 31 महीने तक सभी खुदरा और वाणिज्यिक उधारकर्ताओं के लिए ऋण स्थगन का विस्तार किया गया। बुधवार को 5-1 वोट विभाजन ने रिवर्स रेपो दर सहित दरों में कटौती करने का फैसला किया, जो अब 3.35% है, जो बैंकों को नकदी पर बैठने के लिए कम से कम आकर्षक बनाता है। रेपो रेट 4% होने के साथ बैंकों से आगे ब्याज दरों को कम करने की उम्मीद कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि नए ग्राहकों के लिए घर या ऑटो ऋण और भी सस्ते हो जाएंगे। मौजूदा उधारकर्ताओं जिनके ऋण MCLR से जुड़े हुए हैं, हालांकि तब तक इंतजार करना पड़ता है जब तक कि व्यक्तिगत बैंकों की तकनीकी सलाहकार समितियां दर में कमी पर कॉल नहीं करती हैं, जबकि बाहर बेंचमार्क से जुड़े ऋणों में तेजी से सुधार देखा जा सकता है। यह सबसे बड़ा झटका निजी खपत से आया है, जो GDP का 7% से अधिक हिस्सा। विशेष रूप से उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन में मार्च में 33% की गिरावट आई और लॉकडाउन को देखते हुए यह और भी कम हो सकता है, जो मार्च के अंत में शुरू हुआ। भारत ने 6088 कोविड-19 मामलों का सबसे बड़ा एक दिवसीय रिकॉर्ड बनाया। मरने वालों की संख्या 3583 हो गई।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि देश में 6088 कोविड-19 मामलों में सबसे बड़ी एक दिवसीय स्पाइक दर्ज की गई है, जबकि वायरस के कारण मरने वालों की संख्या 3583 हो गई है। कोरोना वायरस के मामलों की संख्या अब 1,18,447 है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार गुरुवार सुबह 8 बजे से 148 मौतों और 6088 मामलों में वृद्धि हुई है। सक्रिय कोविड-19 मामलों में यह 66,330 है, जबकि 48,533 लोग बरामद हुए हैं और एक मरीज पलायन कर चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, इस प्रकार अब तक लगभग 40.97% मरीज ठीक हो चुके हैं। कुल पुष्टि के मामलों में विदेशी शामिल हैं। गुरुवार सुबह से अब तक दर्ज किए गए 148 मौतों में 64 महाराष्ट्र में, 24 गुजरात में, 18 दिल्ली में से हैं। उत्तर प्रदेश से 11, तमिलनाडु से 7, पश्चिम बंगाल से 6, तेलंगाना से 5, राजस्थान से 4, मध्य प्रदेश से 3, जम्मू कश्मीर से 2, बिहार, उड़ीसा, हरियाणा और पंजाब से 1-1। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बम की धमकी, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाले व्हाट्सएप संदेश मिलने के बाद पुलिस ने एक प्राथमिकी दर्ज की है। प्रेषक ने आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। अज्ञात प्रेषक ने उसे बम से उड़ाने की धमकी दी, अधिकारी ने कहा। गुरुवार की आधी रात के आसपास संदेश प्राप्त होने पर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर दिया गया था। शहर के गोमती नगर पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस जांच कर रही है कि क्या यह एक अधिनियम था। उन्होंने कहा कि शरारत या किसी साजिश के तहत अधिकारी उस नंबर की कॉल डिटेल देख रहे हैं जिसमें से मैसेज भेजा गया था। उन्होंने कहा कि इस मामले में जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है। महाराष्ट्र का कोरोना वायरस टैली 41,000 निशान पार कर गया, 64 नई मौतें। महाराष्ट्र में गुरुवार को 2,345 नए कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए गए, जो राज्य में 41,642 तक पहुंच गया, एक स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा। दिन के दौरान महामारी की वजह से 64 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 41 मुंबई के सबसे खराब शहर में। राज्य में मृत्यु दर बढ़कर 1,454 हो गई, अधिकारी ने कहा। यह लगातार 5वां दिन था जब राज्य ने 2,000 से अधिक नए कोरोना वायरस मामलों की सूचना दी। इसके अलावा राज्य ने केवल 5 दिनों में 10,000 से अधिक मामलों की सूचना दी थी, अधिकारी ने कहा। 17 मई को राज्य ने कोविड-19 के 2,347 मामलों की सूचना दी थी, जो अब तक का सबसे अधिक एकल दिवस का आंकड़ा था। मुर्शिदों की संख्या अब तक की दूसरी सबसे अधिक है। 64 नई मौतों में 41 मुंबई से हैं। मालेगांव, पुणे से 7, औरंगाबाद से 3, नवी मुंबई से 2, पिंपरी चिंचवड और सोलापुर से 1-1, उन्होंने कहा। अस्पतालों से कुल 1,408 रोगियों को छुट्टी दे दी गई। बरामद मरीजों की संख्या 11,726 है। भारत ने रेगिस्तानी टिड्डियों को सम्मिलित करने के लिए पाकिस्तान, ईरान को प्रस्तावित किया। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को कहा, भारत ने पाकिस्तान और ईरान को इस क्षेत्र में तेजी से बढ़ते रेगिस्तानी टिड्डों के खतरे से निपटने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण का प्रस्ताव दिया है। रेगिस्तानी टिड्डों को सबसे विनाशकारी प्रवासी कीटों में माना जाता है, जो खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। अफ्रीका सहित दुनिया के कई हिस्सों में सूत्रों ने कहा कि भारत ने रेगिस्तानी टिड्डे से निपटने के लिए समन्वित प्रतिक्रिया के लिए पाकिस्तान के साथ साथ ईरान को भी प्रस्ताव दिया है। हालांकि पाकिस्तान को भारत के प्रस्ताव का जवाब देना बाकी है, जबकि ईरान ने अपनी तत्परता के लिए संवाद किया था। रेगिस्तानी टिड्डियों को रखने के लिए संयुक्त दृष्टिकोण। भारत ने पाकिस्तान को सुझाव दिया है कि दोनों देश सीमा पर टिड्डी नियंत्रण अभियान का समन्वय करते हुए यहाँ तक कि कीटनाशकों की आपूर्ति करने की भी पेशकश करते हैं। टिड्डे चेतावनी संगठन के संस्थागत तंत्र को इस तरह से सहयोग के लिए सक्रिय किया जा सकता है। भारतीय प्रस्ताव। उन्होंने कहा कि भारत ने ईरान में कीटनाशक की आपूर्ति करने की पेशकश की है ताकि इसका प्रसार रोक सके। सूत्रों ने कहा कि इसके सिस्तान, बलूचिस्तान और दक्षिण खुरासान प्रांतों में रेगिस्तानी टिड्डे हैं। यह प्रयास न केवल इन देशों में बल्कि भारत के लिए भी डेजर्ट टिड्डी के प्रभाव को कम करने में योगदान देंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कोविड-19 से संबंधित मुद्दों पर सभी सामुदायिक रेडियो पर बात करेंगे। एक उपन्यास आउटरीच पहल में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर शुक्रवार को देश के सभी वर्गों से जुड़ने के सरकार के प्रयासों के तहत कोविड-19 से संबंधित मुद्दों पर सामुदायिक रेडियो पर बात करेंगे। यह बात सभी समुदाय में एक साथ प्रसारित की जाएगी।
देश के रेडियो स्टेशनों एक आधिकारिक बयान में कहा गया। बात 2 खंडों में प्रसारित की जाएगी, प्रत्येक में से एक हिंदी और अंग्रेजी में। लिस्टरेन भी FM गोल्ड में मंत्री को सुनने के लिए ट्यून कर सकते हैं। 7:30 बजे PM ने हिंदी में और रात 9-10 बजे अंग्रेजी में कहा। यह कदम तब आया है जब सरकार देश के सभी वर्गों तक कोविड-19 से संबंधित संचार के लिए पहुंचने के लिए सबसे बेहतर प्रयास कर रही है, बयान में कहा गया है। लगभग 290 सामुदायिक रेडियो स्टेशन हैं देश और एक साथ वे ज़मीनी आबादी तक पहुंचने के लिए एक विशाल मंच प्रदान करते हैं। यह बात भारत के दूरदराज के कोनों में लोगों तक पहुंचने के लिए उनकी शक्ति का दोहन करने के उद्देश्य से है। चक्रवात अम्फान मौत का आंकड़ा बढ़कर 77 हो गया। PM ने बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपए की राहत की घोषणा की। पश्चिम बंगाल में चक्रवात अम्फान से मरने वालों की संख्या शुक्रवार को बढ़कर 77 हो गई, क्योंकि आपदा प्रबंधन और नागरिक अधिकारियों ने सामान्य जीवन को बहाल करने के लिए हाथापाई की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि NDA सरकार राज्य की तत्काल सहायता के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित करेगी। इस बीच CM ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल ने राज्य को तबाह कर देने वाले चक्रवात अम्फान के कारण 1 लाख करोड़ रुपए के नुकसान का सामना किया है। मई के महीने में देश चुनावों में व्यस्त था और उस समय उन्हें नुकसान हुआ था। ओडिशा को टक्कर देने वाले एक चक्रवात का मुकाबला करें। अब 1 साल के बाद इस चक्रवात ने हमारे तटीय क्षेत्रों को प्रभावित किया है। पश्चिम बंगाल के लोग इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। राज्य और केंद्र सरकारें उन लोगों के साथ खड़ी हैं जो चक्रवात से प्रभावित हुए हैं। पश्चिम बंगाल के मेरे भाइयों और बहनों, पूरा देश आपके साथ इन कठिन समय में खड़ा है, मोदी ने कहा। रिकवरी दर 40.32% तक सुधरती है। लॉकडाउन का सरलता से उपयोग होता है, मंत्रालय। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि देश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए लॉकडाउन की अवधि का लाभ लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक प्रेस बयान में कहा कि देश में रिकवरी दर 40.32% तक सुधरी है। मीडिया के एक हिस्से में सरकार के कुछ फैसलों के बारे में रिपोर्ट है जो लॉकडाउन कार्यान्वयन और कोविड-19 प्रबंधन की प्रतिक्रिया के बारे में है। लॉकडाउन की अवधि देश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए लाभप्रद रूप से उपयोग की गई है। आज की तारीख तक 45,299 लोग ठीक हो चुके हैं। हमारी रिकवरी दर 40.32% है। मंत्रालय ने कहा कि 21,26,15,920 नमूनों का मई में परीक्षण किया गया है और 553 परीक्षण के माध्यम से पिछले 24 घंटों में 1,03,532 का परीक्षण किया गया है। यह भी कहा गया है कि भारतीय स्वास्थ्य परिषद और नेशनल सेंटर फॉर डिसीजेस कंट्रोल NCDC के सहयोग से इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, राज्य स्वास्थ्य विभागों और WHO सहित प्रमुख हितधारकों के सहयोग से भारतीय आबादी में SARS-CoV-2 संक्रमण की व्यापकता का अनुमान लगाने के लिए एक समुदाय आधारित सीरो सर्वेक्षण कर रहा है। मायावती ने कोटा के छात्रों के परिवहन के लिए यूपी सरकार से बस किराया वसूलने के लिए अशोक गहलोत सरकार का नारा लगाया। बहुजन समाज पार्टी बसपा की प्रमुख मायावती ने शुक्रवार को राजस्थान में कांग्रेस सरकार को कोटा से आगरा और झांसी से उत्तर प्रदेश के छात्रों के परिवहन के लिए 36 लाख रुपए के अधिक का भुगतान करने की मांग करते हुए कहा, यह कदम इसकी गंभीरता और अमानवीयता को दर्शाता है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के सामने उन्हें 36 लाख रुपए का भुगतान करने की मांग को लेकर कोटा से अपने छात्रों को गृह राज्य में ले जाने के लिए उनकी उदासीनता और अमानवीयता को दर्शाता है। दोनों पड़ोसियों के बीच इस तरह की घृणित राजनीति चल रही है, बेहद दुख की बात है। उन्होंने कहा, राजस्थान में कांग्रेस सरकार छात्रों से अपने घरों को लौटने के लिए बसों से अत्यधिक किराया वसूल कर रही है, जबकि दूसरी ओर वे उत्तर प्रदेश में प्रवासियों को परिवहन के लिए बसें प्रदान करने का दावा कर रही है। यूएस आधारित KKR ने 11,367 करोड़ रुपए में जियो प्लेटफॉर्मों में 2.32% हिस्सेदारी खरीदी। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की इन्फोकॉम और डिजिटल कॉमर्स इकाई जियो प्लेटफॉर्मों ने अमेरिकी स्थित निजी इक्विटी फर्म के साथ अपनी सफल निवेश लकीर को जारी रखा है। KKR ने अपने 2.32% हिस्सेदारी के लिए सहायक में लगभग $1.5 बिलियन का निवेश किया है। अग्रणी टेक दिग्गज फेसबुक और अन्य निजी इक्विटी फर्मों सहित सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स और जनरल अटलांटिक के साथ
यूनिट में निवेश करने वाले 1 महीने से अधिक समय के बाद तेजी से बढ़ते हुए जियो प्लेटफॉर्म्स में यह 5वीं राजधानी है। जियो प्लेटफॉर्म में 17.1% हिस्सेदारी के लिए अब कुल निवेश 78,562 करोड़ रुपए है। आरआईएल द्वारा पहले घोषित किए गए ₹53,215 करोड़ अधिकारों के साथ साथ निवेशों की कमी का लक्ष्य समूह के शुद्ध ऋण को 0 से कम करना है। मार्च 2020 तक भारत के सबसे बड़े उद्यम आरआईएल का शुद्ध ऋण 1,61,035 करोड़ रुपए था। अंबानी ने अपनी तकनीकी समर्थित जियो व्यवसाय की आक्रामक वृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसने पिछले कुछ वर्षों में आरआईएल के राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने दूरसंचार व्यवसाय और खुदरा के अलावा जियो प्लेटफॉर्म ने विभिन्न एआई क्लाउड आधारित स्टार्टअप्स में निवेश की एक श्रृंखला भी बनाई है। पृथ्वीराज अभिनीत फिल्म अवधूजीवितम के चालक दल सहित अभिनेता 50 दिनों के बाद जॉर्डन से लौटे। जॉर्डन में फंसने के 50 दिन बाद केरल के शीर्ष अभिनेता पृथ्वीराज और पुरस्कार विजेता निर्देशक ब्लेसी शुक्रवार सुबह यहाँ उतरे। 58 सदस्यीय दल जॉर्डन के रेगिस्तान वादी रम में फंसे हुए थे, क्योंकि वे बेंजामिन द्वारा पुरस्कार विजेता मलयालम उपन्यास पर आधारित अवधूजीवितम की शूटिंग कर रहे थे। अप्रैल के पहले सप्ताह में फिल्म की शूटिंग बंद कर दी गई थी। प्रतिबंध आने के बाद जॉर्डन में कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर और तब से चालक दल घर लौटने की कोशिश कर रहा था। शुक्रवार सुबह दिल्ली से चालक दल और अभिनेता पृथ्वीराज हवाई अड्डे पर स्वास्थ्य परीक्षण के बाद बाहर आए और अपनी कार में बैठ गए। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।